देखो, पहले कंपनी का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। और वो छोटी सी बात ये है कि थोड़ी आपको तसल्ली दी जाए। पहले तो बताओ, आपने सभी ने 12वीं कक्षा में री इशू ऑफ शेयर्स तक पढ़ा हुआ है ना? जितना आपने 12th में पढ़ा है ना, उसके कंपैरिजन में बहुत कम आप कहाँ पढ़ेंगे? फाउंडेशन में। टॉपिक्स तो सारे ही पढ़ेंगे, बट जो क्वेश्चंस के लेवल आपने 12th क्लास में सीखे हुए हैं, उनके आगे फाउंडेशन में क्वेश्चंस के लेवल ऐसे नहीं। ये मन में थोड़ी तसल्ली दे रही है हमारे को। अब हम कंपनी जब 12वीं कक्षा में थे तो कम से कम महीना भर लगाया था अपन ने। क्यों लगाया था? बिकॉज पहले आपको पता ही नहीं था कंपनी क्या होती है, शेयर क्या होता है, शेयर पूंजी क्या होती है, अंश प्रॉफिट कैसे करते हैं, कौन सी नरियर क्या होती है, कॉल से एडवांस क्या होता है, अलॉटमेंट क्या है, फर्स्ट कॉल क्या है, सेकंड कॉल। लेकिन अब आपसे कोई पूछे तो आप उसे बताने के बजाय उसे समझा भी सकते हो कि प्रश्न मत पूछ, हम तेरे को पढ़ा भी सकते हैं ये कंपनी ये है, फला है, फीचर ऐसा है वैसा है। तो मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा, बीच बीच में प्रश्न पूछूंगा, फटाफट आप मुझे जवाब देंगे। हमारे कोर्स में जो कंपनी का चैप्टर है वो 3 यूनिट में डिवाइडेड है। पहले में नॉर्मल थ्योरी पूछी गई है। थ्योरी मतलब ऐसा नहीं वही कि कंपनी ये होती है, कंपनी के अंश कितने प्रकार के होते हैं, सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, ये पूछा गया है। दूसरे में है इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें फीचर भी आ गया और रीइशू भी आ गया। और तीसरा जो चैप्टर है उसमें है इशू ऑफ डिवेंचर। और आपने तो 12th क्लास में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे फाउंडेशन में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं। चलिए शुरू करें हम लोग। कंपनी क्या है बेटे? कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है तथा उसकी एक सार मुद्रा होती है। रटी पड़ी है डेफिनेशन। अगर हम कंपनी के प्रकार के बारे में बात करें या पहले कंपनी की आवश्यकता के बारे में बात करें कि कंपनी की आवश्यकता क्यों है। बेटा, एक सोल प्रोप्राइटर, एक एकल स्वामित्व वाला व्यक्ति अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी लगाकर व्यापार कर सकता है, लेकिन कितनी पूंजी लगाए उसकी भी एक क्षमता होती है, उसकी भी एक लिमिट होती है बेटा। या फिर उसको मैनेजमेंट के डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो हो सकता है कुछ डिसीजन गलत हो और हो सकता है कुछ डिसीजन सही हो। लेकिन व्यापार में हमेशा रिस्क बना रहता है कि नहीं बना रहता है। इसलिए वो अपने व्यापार में पूंजी की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए, पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को कम करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म में व्यापार करना शुरू करता है। लेकिन पार्टनरशिप में भी क्या होती है? एक लिमिटेशन होती है। मैक्सिमम कितने पार्टनर बन सकते हैं? 50। उससे ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में पैसा नहीं लगा सकते। और पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी भी क्या होती है? अनलिमिटेड, असीमित। यदि पार्टनरशिप फर्म की संपत्तियों को बेचकर भी फर्म की लायबिलिटीज का पूरा नहीं किया गया तो फिर क्या होगा? पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को बेचा जाएगा और लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में किसकी आवश्यकता महसूस की गई बेटा? कंपनी, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जहां पर पूंजी जनरेट करने में कोई समस्या ना आए और जो उस कंपनी में व्यापारी पैसा लगाएंगे या जो मालिक बनेंगे उनका दायित्व केवल और केवल उनके द्वारा कंपनी को ना दी गई राशि तक ही सीमित रहेगा, यानी उनका दायित्व सीमित होगा, ना कि असीमित। इसलिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया। तो कंपनी क्या है? कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है तथा उसकी एक सार मुद्रा होती है। आ गई बात समझ? बेटा, जब मैं बोला कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम मतलब जिसका जन्म एक साधारण प्रक्रिया से ना होकर एक कानून द्वारा बनाई गई किसी एक्ट से हुआ है। बात समझ में आ गई? तो कंपनी को कृत्रिम इसलिए बोला गया, वह व्यक्ति इसलिए बोला गया क्योंकि वह एक साधारण व्यक्ति की तरह अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, अपने नाम से संपत्ति बेच सकती है, अपने नाम से कोई अनुबंध कर सकती है, वह किसी के ऊपर केस कर सकती है या उसके ऊपर कोई केस किया जा सकता है। आ गई बेटे बात समझ? जैसे एक साधारण व्यक्ति जो कार्य कर सकता है व्यापारिक दृष्टिकोण से, वैसे ही वो कंपनी भी कर सकते हैं। एम आई राइट? दूसरा, कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, अर्थात यदि कंपनी के शेयर होल्डर आते हैं या जाते हैं उससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या कंपनी के सभी शेयर होल्डर अगर मर भी जाएंगे ना तो भी कंपनी बंद नहीं होगी, क्योंकि कंपनी को बनाया किसने था? कानून ने।
कंपनी को बनाया था विधान ने, तो कंपनी को बंद भी कौन करेगा? विधान। बात समझ में आ गई? अगर हम लोग हमारे कोर्स के बारे में बात करें तो 12th में भी आपने पब्लिक कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ी थी ना बेटे। फाउंडेशन में भी किसकी अकाउंटिंग है? पब्लिक। इंटर में आपको अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी प्राइवेट कंपनी की भी, ठीक है ना। अभी हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं किसे कर रहे हैं? पब्लिक कंपनी। बेटा एक पब्लिक कंपनी, अच्छा कंपनी के प्रकार की बात करें तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी वाली कंपनी, असीमित दायित्व वाली कंपनी, है ना, एक व्यक्ति द्वारा चलने वाली कंपनी, 1 पर्सन कंपनी जिसे कहते हैं। आपने होल्डिंग कंपनी का नाम सुना? सूत्रधारी कंपनी, चलो नहीं पढ़ा। होल्डिंग एंड सब्सिडी लॉ पढ़ लिया आप लोगों ने? कंपनी लॉ का पोर्शन हो गया क्या? कौन मैडम जब पढ़ाएंगे आपको तो आपको आगे सीखने को मिल जाएगा। अगर अपन लोग प्रैक्टिकली हमारे सिलेबस की बात करें तो 2 कंपनियों में से एक कंपनी के बारे में विशेष रूप से चर्चा होगी। 2 कंपनी कौन सी? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। बेटा प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या हुआ? ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम सदस्य कितने होने चाहिए? 2, मैक्सिमम 200। उस कंपनी में पूंजी लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या मैक्सिमम कितनी रहेगी? 200 रहेगी। क्या ये कंपनी जनता को अपने अंश जारी कर सकती है? नहीं। क्या जनता से डिबेंचर जारी करके लोन उठा सकती है? नो। यानी कंपनी के धन की आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा? वही मेंबर करेंगे जो उस कंपनी के मेंबरशिप लिए हुए हैं। बात समझ में आ गई? बात पक्का? एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स की संख्या कितनी होगी? 2। कितनी होगी बेटा? 2। प्राइवेट कंपनी में कितनी होगी? मिनिमम 2। ये सब आपके मॉड्यूल में दी हुई है, घर जाके पढ़ना। अगर भूल गए हो तो पढ़ लेना, नहीं भूले हो तो चलेगा। इतना एग्जाम में आपसे थ्योरी कम, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा पूछेगा, एक 15 से 20 मार्क्स का। वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा 3-4 क्वेश्चन की। ठीक है बेटे, चलें अपन आगे। दूसरी कंपनी जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। आपसे किसी ने पूछा क्या है पब्लिक कंपनी? ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है। कौन सी कंपनी है? सार्वजनिक। अर्थात ऐसी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं। ऐसी कंपनी में जो डायरेक्टर्स की संख्या होगी वो मिनिमम होगी 3, मैक्सिमम वो कंपनी अपने से डिसाइड करती है। क्योंकि कंपनी का नाम ही क्या है? पब्लिक। यानी जो पैसा कंपनी में लाएगा वो कौन लाएगा? पब्लिक लाएगी। यानी कंपनी जनता के समक्ष अपने अंशों का निर्गमन करेगी और जो जनता उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहती है वो उनके अंशों को क्या करेगी बेटा? सब्सक्राइब करेगी। क्या करेगी बोलिए? सब्सक्राइब। आई आपको मेरी बात समझ? अभी अभियान देना, अभियाचित करना, बोलते हैं लाओ हमें शेयर्स क्या कर दो? बेच दो। फिर बाद में कंपनी उनको शेयर्स को अलॉट करती है। याद आ रहा है कुछ? ऐसी कंपनी जनता के समक्ष ऋण पत्र जारी करके भी लोन जुटा सकती है, जिसे डिबेंचर्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? बात समझ में आ गई? अब हम लोग इशू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। क्या मतलब होता है अंशों का निर्गमन करना? बेटा एक एकल स्वामित्व के व्यापार में जो पूंजी लगाता है वो केवल अकेला व्यापारी लगाता है, जिसे ओनर्स कैपिटल कहते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा कौन लगाता है? उसे पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। कंपनी में पैसा एक आदमी का लगा होता है क्या? या गिने चुने लोगों का लगा होता है क्या? अथाह लोगों का होता है कि नहीं होता है? इसलिए कंपनी की जो टोटल पूंजी होती है उसे अंश पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिस व्यक्ति के पास कंपनी के जितने अंश होंगे उतने अंशों की पूंजी उसकी फॉर्म में, उसकी कंपनी में पूंजी कहलाएगी बेटा। तो अगर अपन बात करें कि अंश का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? कंपनी की टोटल कैपिटल जो होता है वो छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होती है। प्रति इकाई अंश कहलाती है। क्या कहलाती है? जैसे मान लो एक कंपनी 1 करोड़ रुपए की कंपनी है और उसके 10,000 अंश इकट्ठे बनाए गए हैं, तो 1 करोड़ को डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 10,000। तो 10,000 गुणा 1,000 करके देखें तो कंपनी के अंश पूंजी की जो कीमत है वो 1,000 रुपए के हिसाब से टोटल शेयर कैपिटल 1 करोड़ की हो जाएगी बेटा। बात समझ में आ गई? अंश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। याद आ रहा होगा? पूर्वाधिकार अंश या फिर अधिमान अंश कहते हैं उन्हें, या फिर समता अंश। इंग्लिश में बोले तो प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर। फिर से बोलिए, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। बेटा प्रेफरेंस का मतलब होता है पूर्व में अधिकार दिया जाना। समझ में आ गई मेरे पास एक चीज है,
और मुझे 2 लोगों को पैसा देना है, एक ही थोड़े पैसे हैं, 2 लोगों को पैसा देना है, तो सबसे पहले मैं इस आदमी को इसका जो बाकी का हिस्सा पहले वो दूंगा, तो मैंने इसको पूर्व में अधिकार दिया, बचा हुआ किसको मिलेगा, इसको। तो ये कौन सा व्यक्ति हो गया, पूर्व अधिकार रखने वाला, ये हो गया समता अधिकार रखने वाला। तो पूर्वाधिकार अंशों का मतलब ऐसे अंश या ऐसे अंश धारक जिनको 2 प्रकार के पूर्वाधिकार प्राप्त हैं, वे पूर्वाधिकारी अंश धारक कहलाते हैं। पहला पूर्वाधिकार, कंपनी जो भी लाभ कमाएगी उन लाभों में सबसे पहले लाभांश प्राप्ति का अधिकार पूर्वाधिकार अंश धारक को। बचा हुआ प्रॉफिट किस में जाएगा, है तो जाएगा वरना नहीं जाएगा। आगे बेटे बात समझ। और जब कंपनी का क्या होगा, समापन, जब भी कंपनी का समापन होगा तो कंपनी अपनी संपत्तियों को बेचेगी और दायित्वों का निपटारा करेगी। सभी दायित्वों का पेमेंट करने के बाद में जो पैसा बचेगा वो अंशधारकों का होगा, तो वो पहले पैसा पूर्वाधिकार अंशधारियों के पास जाएगा। जब उनका क्लेम पूरा खत्म हो जाएगा फिर बचा हुआ प्रॉफिट किसके पास जाएगा, समतांश। हो गए ना 2 प्रकार के पूर्वाधिकार। आई बेटे बात समझ। दूसरे अंश कौन से बोले मैंने, समतांश। ये समतांश मतलब समान अधिकार रखने वाले, जिनको किसी भी प्रकार का कोई पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं है, क्या कहलाते हैं, इक्विटी शेयर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विटी। पूर्वाधिकारी को क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। समता को क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर। क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही कंपनी का एक्चुअल ओनर माना जाता है? इसके 2 कारण हैं। बचा हुआ लाभ ही किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसलिए व्यापार का स्वामी माना जाता है कंपनी का। दूसरा, जब कंपनी की साधारण मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है, सामान्य सभा होती है, तो उसमें जो भी एजेंडा होता है उसमें हाँ या ना का वोट देने का अधिकार पूर्वाधिकार अंशधारी को नहीं होता। किसका होता है, समता अंशधारी को। इसलिए कंपनी के एजेंडे पे वोट करने का अधिकार जिसको है, कंपनी के अफेयर्स में योगदान देने का अधिकार किसको है, समता अंशधारकों को। इसीलिए वो कंपनी के क्या होते हैं, मालिक। और बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो चुनाव करते हैं ना, वो भी कौन करते हैं, जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं। मतलब मान लीजिए मैं किसी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर हूँ और मेरे पास बहुत सारे अंशों या अधिकतम अंश मेरे पास है, तो मैं ही कंपनी का क्या बन जाऊंगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आ गई आपको मेरी बात समझ। 2 शेयर्स के नाम बोलिए अपन ने, पहला बोलिए, दूसरा बोलिए। अब आती है बात, कंपनी जब अपने अंशों को निर्गमित करती है तो अंश पूंजी कहलाती है। अंश पूंजी के अगर भाग की बात करें, इंग्लिश में बोलूंगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसे अधिकृत अंश पूंजी कहते हैं। इश्यूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। अभियाचित पूंजी, सब्सक्राइब्ड कहते हैं ना इसको, अभिदत्त कुछ कहते हैं। अच्छा, सब्सक्राइब समझ आ गया। सब्सक्राइब के बाद में कॉल्ड अप कैपिटल, मांगी गई। पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी। न मांगी गई पूंजी, अनकॉल्ड कैपिटल या संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। कुछ याद आया बेटा? अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर जारी कर रही है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर जारी कर रही है तो इक्विटी। आ गई आपको मेरी बात? बेटा कंपनी अपने अंशों को जब जारी करती है तो वो उनकी क्या तय करती है, फेस वैल्यू। क्या तय करती है? मान लो कंपनी के एक अंश की फेस वैल्यू कितनी है, और अगर वो उसका निर्गमन किस पे कर रही है, 100 रुपए पे, तो इसे क्या नाम दिया जाता है, एट पार। और अगर वो 150 पर इशू कर रही है, सब कुछ पता है तुम्हारे को, 100 रुपए की अंश पूंजी है, 100 रुपए पर निर्गमित किया, पार, सम मूल्य पर निर्गमन। 100 रुपए की अंश पूंजी 150 पे इशू किया, एट प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है बेटे? अब देखिए तुम्हारे को एंट्री वगैरह याद है क्या? कंपनी ने एक शेयर कितने रुपए का इशू किया है, 100 रुपए का। किस पर इशू किया है, 150 पे, यानी कि 50 रुपए का क्या हो गया बेटे। कंपनी क्या कर रही है, ध्यान से देखिएगा। कंपनी 20 रुपए किस पे मंगाती है, आवेदन पर। थोड़ा दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा इजी बना। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, और निर्गमित करती है 2 रुपए के प्रीमियम यानी 12 रुपए। आवेदन पर, आवंटन पर, फर्स्ट कॉल पे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, टोटल देखो आ गया क्या, 12 रुपए। मैं बोलता हूँ, बोलना मैंने गलत किया है कि सही, हाँ ना बोलिएगा।
सबसे पहले कंपनी को क्या मिलेगा? एप्लीकेशन। मैं एंट्री बोलूंगा, आप सुनेंगे खाली, फिर बताना यस और नो। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सही है क्या? जितने भी अंश जारी करेंगे उनको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। सिर्फ रिवीजन ही हो रहा है बेटा। अगली एंट्री मैं बोलूंगा भाई, तुम मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारी इच्छा हो रही है बोलने की बहुत। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, ये एंट्री होगी। चलो मेरे साथ बोलना ना। अब अपन किसका पैसा डिमांड करेंगे? यदि प्रश्न में प्रीमियम की राशि कहाँ मांगी गई हो ये लिखा हुआ ना हो तो क्या मांगे? बात समझ में आ रही है? चलो पहले अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। कैसे? प्रीमियम भी है। एंट्री बोलिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर पैसा मिल जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आगे बेटे बात समझ। अब कंपनी किसका पैसा डिमांड करेगी? फर्स्ट कॉल। एंट्री बोलो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मिल जाता है पैसा। अब किसका पैसा मांगेंगे? बेटा सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसके बाद में कोई और कॉल नहीं मांगेगा। एंट्री बोलिए, शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, और पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। याद है ना एंट्री? तो एंट्री को लेकर तो मेरे मन में कोई वहम नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन, अंशों का अधिअभिदान। याद है आपको? जाते जाते डिस्कस कर देता हूँ, बाकी कल से इसकी अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। कंपनी ने 1 लाख अंशों का निर्गमन किया है। ये कौन से शेयर है? इशू। अगर 95,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ तो इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, न्यून अभिदान। समझे? तो कंपनी द्वारा अंश पूंजी कितने अंशों की ही मांगी जाए, और यदि कंपनी को 1,30,000 अंशों के लिए आवेदन, तो क्या हमें से इसमें प्रो राटा अलॉटमेंट यथानुपात बंटन लागू होता है। ऐसी कंडीशन में कंपनी या तो 30,000 अंशों को रिजेक्ट कर देगी, या तो उनका पैसा रिफंड कर देगी, या उनका पैसा अलॉटमेंट पे वगैरह पे एडजस्ट कर सकती है, लेकिन पूंजी तो कितने अंशों की ही मानी जाएगी। चलो कल स्टेप बाय स्टेप इसकी जनरल एंट्री डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? अभी सुनो, रुको, अभी मेरे पास समय है, मेरा ही समय। सुनो, हम इस चैप्टर में कैसे आगे बढ़ेंगे बता देता हूँ, जिससे हमारे कम समय में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। मैं कल आपको एक क्वेश्चन कॉल्स इन अरियर का कराऊंगा। समझते हैं क्या मतलब होता है? पैसा मांगा और नहीं मिला, क्या होता है? कॉल्स इन अरियर। उस पर ब्याज वगैरह कैसे दिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। फिर कल डिस्कस करेंगे साथ में कॉल्स इन एडवांस। ना मांगे पैसा अगर समय से पहले मिल जाता है तो उसे कॉल्स इन एडवांस। जैसे कंपनी कॉल्स इन अरियर पर ब्याज वसूलती है, वैसे ही कंपनी कॉल्स इन एडवांस पर ब्याज देती है। एक इलस्ट्रेशन भी करेंगे, एक सवाल करेंगे। फिर हम एक ऐसा प्रश्न करेंगे जिसमें कंपनी शेयर तो निर्गमित कर रही है कम और आवेदन आ रहा है ज़्यादा। इलस्ट्रेशन नंबर 7वां रहेगा। उसमें हम लोग, आपने पढ़ा होगा बेटे क्लास 12 में, ऐसे कैटेगरी बनाई, टेबल बनाई जाती थी। इतने एप्लीकेशन, इतने अलॉटमेंट, इसको इतना दिया, इतना अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ, इतना फर्स्ट कॉल पे इतना रिफंड कर दिया। सारी बात कवर होएगी। उसके बाद में सीखेंगे 4 फीचर ऑफ शेयर। क्या सीखेंगे? ठीक है बेटा? ऐसे बातचीत करते करते चैप्टर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो। कॉल्स इन अरियर पे 10% बेटा, कॉल्स इन एडवांस पे 12%। ब्याज देती है ज़्यादा और ब्याज लेती है कम।